अभी तो पुल पुलिया बनी हुई है, उस समय पुल पुलिया कुछ नहीं थी और पूरा जंगल से भरा हुआ था। अच्छा। भेड़, बकरी, शेर, ये सब बीच में जंगल में निकलता भी था। तो जितनी उसको ज़रूरत होती है पौधा उतना ही लेता है और पौधे के पास उतना ही खाद जाता है, बाकी खाद जो है आपका फिर पड़ा हुआ रहता है। तो कैल्शियम नाइट्रोजन का जो खपत है वो अमृत जल पूरा कर सकता है? हाँ, जैसे अमृत जल जो है ना, उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है, बाजार में उपलब्ध है, वो जैविक है, उसमें कोई रासायनिक का कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से उसको डाल के और फिर उसको हम स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी से धीरे धीरे करके वो निजाज मिल जाता है। राय यूनिवर्सिटी हो गया, साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, उसके साथ रामकृष्ण मिशन हो गया, और बीच बीच में बिरसा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा भी वहाँ से आना शुरू हुए, और एक भारतीय आर्मी जो यहाँ पर रामगढ़ कैंट में है, तो बीच बीच में वहाँ के आर्मी भाई भी आते हैं और उन लोगों को भी हम जैविक विधि से खेती किस तरह से की जाती है उसको हम विस्तार पूर्वक उसको हम जानकारी देते हैं। हाँ, जो भी किसान भाई जहाँ भी हम प्रशिक्षण देने जाते हैं या मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हें हम सलाह देते हैं कि सर्वप्रथम आप लागत को कमी कीजिए। जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार हमें कृषि ऋण दे रही है, बीजा दे रही है, सोलर दे रही है खेती करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो हमें जो लगता है वो है कि आपने अच्छा अनाज उगा लिया, अच्छा फसल उगा लिया, उसको बेचेंगे कहाँ? इस वर्ष जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड भी हमें मिला है। चलिए बधाई हो आपको। हाँ, अगर खर्चा हटा दिया जाए तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है? लगभग 30 लाख के आसपास मेरा सालाना जो है कि आ जाता है नेट प्रॉफिट। किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी जो है कि हम दिए हैं और आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये नहीं अच्छा तो सवाल ही नहीं है कि नहीं अच्छा लगेगा जो किसान भाई को, और जो नहीं खेती करते हैं उससे भी अच्छा लगेगा। जोहार मित्रों, माई माटी खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं मिट्टी के सच्चे सबूतों से जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपनी कहानी खुद लिखते हैं। आज हम मिल रहे हैं गनसु महतो जी से, जो साइकिल से यात्रा करके स्कूल बीता उनका, काफ़ी मेहनत किया और एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए कृषि क्षेत्र में। तो आइए मिलते हैं गनसु जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी ठीक हैं। तो गनसु जी, आपके बचपन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपका बचपन कैसा बीता, पारिवारिक स्थिति कैसी थी और स्कूलिंग का समय आपका कैसा रहा? परिवार की स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी, क्योंकि जिस जगह हम हैं उस जगह ये पहाड़ से घिरा हुआ जगह है। अच्छा। और यहाँ पर पानी से लेकर के उस समय लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं था, तो बहुत चीज़ों का हम लोग को दिक्कत होता था, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि जल ही जीवन है और जब तक जल नहीं है तो जीवन का सपना अधूरा है। बिल्कुल। हाँ, तो उस समय इस तरह से जो है कि खेती नहीं होती थी और जो हम लोग का जो जीवन स्तर था वो बहुत निम्न दर्जे का था। लेकिन धीरे धीरे जिससे हम खेती को जुड़ते गए और आधुनिकीकरण करते गए, तो उस तरह से धीरे धीरे खेती के साथ साथ मेरे आय में भी वृद्धि होते चला गया। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से आपने स्कूलिंग किया? अपना प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से किया? हम प्राइमरी स्कूलिंग के प्रोजेक्ट हाई स्कूल सदमा से मैट्रिक पास किए 96 में। और उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट के लिए आपका आरटीसी कॉलेज डरदाग जो ओरमांझी में है वहाँ से आईए किए। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा ओरमांझी? यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी है मेरा। तो यहाँ से उस समय साइकिल से आना जाना करते थे। लेकिन क्लास जो है कि डेली हम करते थे। मतलब काफ़ी कठिन परिस्थिति से आपका स्कूल का समय व्यतीत हुआ? हाँ, यहाँ क्योंकि अभी तो पुल पुलिया बनी हुई है, उस समय पुल पुलिया कुछ नहीं थी और पूरा जंगल से भरा हुआ था। अच्छा। भेड़, बकरी, शेर, ये सब बीच में जंगल में निकलता भी था। और हाथी वगैरह भी आता था। अच्छा। तो उस तरह से बहुत परेशानी बहुत होते थे। अच्छा। हाँ, ओके। गनसु जी, जैसे आप घर में, आपने बताया आप घर में सबसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि घर की जिम्मेदारियां भी आपको मिली होगी। तो उस समय का संघर्ष कैसा था आपका परिवार के लिए? आप अपने पिताजी को सपोर्ट करते थे आप खेती बाड़ी में, या आपने अलग से कुछ बिजनेस करके पिताजी को सपोर्ट करते थे? तो
यहाँ से जो है कि पहले जो हम लोग का खेती होता था, तो खेती होता था तो जैसे यहाँ गोड़ा धान होता था जो मेरा झारखंड में है, मड़ुआ होता था और मक्का होता था। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल खेती करते थे और फिर टमाटर वगैरह बैंगन वगैरह का खेती करते थे। लेकिन उस समय जो खेती होता था तो वो वर्षा आधारित खेती होता था। अच्छा, मतलब सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी? कोई सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बारिश का पानी होता था और बारिश का पानी को फिर कुआं में डालते थे और फिर उसी से हम निकाल के वो लट्ठा के द्वारा फिर जो है कि हम उसको खेती करते थे, रस्सी से खींच के। हाँ, खींच के और हम खेती करते थे। अच्छा। उसको तो उसी से जो हो जाता था आलू, अगर जिस वर्ष बारिश बहुत अच्छी होती थी तो आलू वगैरह अच्छी होती थी, और नहीं तो फिर जो है कि हम लोग को सालों भर है कि खरीद के या तो किसी से मांग के खाना पड़ता था हम लोग को। तो उसमें रोजगार का क्या साधन था आपके? उस समय रोजगार का कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। मतलब खेती का सीजन है तो खेती करना है। हाँ, जो बरसात की सीज़न आ जाती थी तो खेती का सीज़न है तो हमको खेती पर है। बाकी जो समय रहता था तो फिर हम लोग यहाँ से रांची या तो फिर अगल बगल अगर कोई काम खुलता था तो फिर हम लोग वहाँ पूरे परिवार काम करते थे। जैसे कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुई, आप हायर एजुकेशन पे गए, तो हायर एजुकेशन के बाद आपने कोई जॉब किया या डायरेक्ट आप खेती की ओर मुड़ गए? नहीं, इससे पहले मैं शुरू से ही खेती से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, शुरू से खेती जुड़े हुए हैं और खेती ही मेरा जो है कि खेती में ही हमको जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको करना, और खेती ही मेरा मेन मकसद है, खेती करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा मौका मिला कि रांची में जाके कुछ काम करने के लिए? जब आपका रांची यहाँ से कितना 25 किलोमीटर दूर आपका है, तो आपके गांव से भी काफ़ी लोग जाते होंगे रांची काम करने के लिए, तो खेती करने से पहले भी मौका मिला कभी आपको रांची जाने के लिए? खेती करने से उसी वक्त जिस समय जैसे हम लोग जो बारिश में आधारित खेती करते थे तो फिर हम लोगों ने कि 6 महीना तो ऐसे रह जाते थे। खेती 6 महीना होता था, 6 महीना के बाद हम ऐसे रहते थे। तो उस समय जो है कि हम यहाँ से साइकिल से 25 किलोमीटर जो दूरी है यहाँ से रांची की, तो हम लोग साइकिल से जाते थे। अच्छा। और शाम को वही 6-7 बजे लगभग हम लोग लौटते थे, वहाँ से रांची से लौटते थे। और जो कि हम लोग को 50 रुपया उस समय मजदूरी था एक दिन का, और वही जो मिलता था सप्ताह में अगर 4 दिन 5 दिन काम मिलता था तो 5 दिन काम। दिहाड़ी मजदूर बोल सकते हैं। हाँ, उसको बोलिए दिहाड़ी मजदूरी, वही मजदूरी ही था। तो ये दिहाड़ी मजदूरी आप लोग पूरा, मतलब पिताजी, आप और भाई, कि सिर्फ आप जाते थे? नहीं, उस समय हम अकेले जाते थे। भाई लोग छोटे छोटे थे तो नहीं जाते थे भाई लोग। मतलब घर की पूरी जिम्मेवारी आप पे थी? हाँ, कि मतलब आप खेती दिहाड़ी करके आ रहे हैं, साप्ताहिक पैसा मिल रहा है, उसी से घर का राशन चल रहा है, चल रहा था। और जब बरसात आया तो हम लोग खेती करके फिर उसी से अपना परिवार चल रहा है। खेती से पूरा फिर परिवार अपना चलाते थे। तो वो समय कब आया जब आप सोचे कि चलो अभी दिहाड़ी मजदूरी हमें नहीं करनी है, दिहाड़ी मजदूरी से हमारा आगे का जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है और खेती को हमें मुड़ना चाहिए? ये कब ऐसा महसूस हुआ आपको? ये 2000 ईस्वी से ही, जब वहाँ हम दिहाड़ी मजदूरी करते थे ना, उसी समय से जो है कि हम अपने जीवन में थोड़ा बदलाव की ओर देखे। उस समय जो है कि मेरे झारखंड में वहाँ 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी। एक गोड़ा धान और दूसरा होता था शकरकंद। जिस खेत में गोड़ा धान होता था उसका दूसरा जो खेत है उसमें शकरकंद का खेती होता था। तो अच्छा। हम जो है कि शकरकंद बेचने यहाँ से पिठोरिया मार्केट जाते थे। तो वहाँ से जब देखे किसान को कि हम शिमला मिर्च ले जाते हुए, अच्छा, तो उसी से जो है कि हम भी सोचे कि अपना जीवन में कि हम भी क्यों न शकरकंद के जगह शिमला मिर्च का खेती करें। मतलब एक प्रेरणा मिला अंदर से जब वो किसान खेती कर सकता है, शिमला उगा सकता है, तो हम भी क्यों ना गए। हाँ। तो फिर हम जो है कि शिमला का खेती शुरू किए, और शिमला का जो खेती किए उस समय बहुत क्या बोलिएगा, एक इस समय ये आसपास का जो किसान है कम से कम 10-15 गांव का जो कि शिमला मिर्च के विषय में नहीं जानकारी था। फिर हमने उसको ला के और खेती शुरुआत की शिमला मिर्च का। और बगल का जो खेत है इसी खेत में हम शुरुआत किए थे। वो लगभग हमको लगता है 5 डिसमिल का वो प्लॉट है। और 5 डिसमिल का प्लॉट में ही लगभग 1,20,000 का शिमला का बिक्री हुआ था। अच्छा, मतलब 2000 की बात है। 2000 की बात है।
मतलब पहला खेती किया आपने शिमला मिर्च का, हाँ और पहला खेती में ₹1,00,000 का आपने सेल किया। हाँ, ₹1,00,000 का सेल किया फर्स्ट में। तो शिमला मिर्च की जो ऐसे आपने खेती की, जहाँ मुझे भी लगता है कि 2000 के आसपास में कोई नहीं जानता होगा शिमला मिर्च की खेती कैसी होती है, तो इसके लिए किसी ने आपको ट्रेनिंग दिया, किसी ने बताया आपको, या कहीं से सीखा आपने शिमला मिर्च लगाने के लिए? नहीं, शिमला मिर्च तो जो किसान हमको बताया, पिठोरिया का किसान जो था, सुतियम्बे का था, वो किसान बताया। और फिर बाद में हमने बीच बीच में अगर किसी तरह से बीमारी होती थी तो जो दुकान था, दुकान में जाके उससे बोलते थे कि इस तरह से मेरे फसल में हुआ है, तो दुकानदार ने हमको जानकारी दिया। और उसके साथ जैसे थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई या जो भी उसमें कीट लगा है उसकी जानकारी हम बताते थे, तो फिर उस हिसाब से हमको दवा बताता था। तो उसी से हम फिर शुरुआत किए। तो मतलब एक तरह से वो पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस था आपका। हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो उस समय कैसा लगा जब आप ₹50 की दिहाड़ी करते थे और अचानक आपको 3 महीने बाद आपको 1,20,000 बोला आपने ना? हाँ, हाँ। 1,20,000 का आपने उस शिमला मिर्च बेचा, तो कैसा अनुभव हुआ उस समय आपको? देखिए, कोई नया चीज़ कोई भी आदमी करता है और उसमें अगर पूरी सफलता मिलती है ना, तो उसमें एक खुशी परिवार से लेके पूरे सबको खुशी होता समाज है। में, हाँ। समाज में भी उसको खुश है। हाँ। तो घर वालों में कभी नहीं बोला कि चलो आप खेती से बढ़िया नौकरी करो, नौकरी की तैयारी करो? अभी गांव में लोग सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं बोला किसी ने? सरकारी नौकरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक काम भी हमको लगा था। या गांव में जो 2000 ईस्वी से जो पारा शिक्षक का पारा टीचर, हाँ, पारा टीचर का नियुक्ति जो हो रहा था, तो उस समय हमको नियुक्त भी कर दिया था। अच्छा। लेकिन एक आदमी ऐसा आया, बोला कि नहीं, आपका तो खेती बाड़ी से कुछ हो जाता है, लेकिन हम ऐसे परिवार से हैं जो कि मेरा कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने हम बोले कि आप कर लीजिए आप नौकरी, हम फिर उसको त्याग दे दिए कि बोले आप जाइए करिए, आप हम नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो आपका लाइफ का टर्नओवर था वो, कि आपको उसने टर्न नहीं किए होते तो आप एक टीचर होते और शायद एक सफल किसान नहीं होते? आपको कभी ऐसा एहसास होता है? नहीं, देखिए, एक चीज़ होता है कि बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो कि जिसका ज़िंदगी में नहीं होता है, वो नहीं मिल पाता है, तो उसे एक तरह से वो उसके लिए वो नहीं बनता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए नहीं बन के वो कोई दूसरे काम के वास्ते रखे जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, उन्होंने एक बात कहे हैं, और अभी हम आपको सबको जो आज से 10 दिन पहले के आपको कहानी बताते हैं कि जो वो एक भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने जो कि वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो उनकी जीवनी भी एक तरह से इसी तरह से है। वो एक गए थे पायलट बनने, तो पायलट ना बन के वो जो है कि फिर वो देखिए एक मिसाइल मैन मेरे भारत के बन गए। उसी तरह से हुआ कि मेरे वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जगाना था, हमको कृषि के क्षेत्र में शिक्षा जगाना था। इसलिए हमको लगता है शायद हमको ऊपर वाला में इस तरह से हमको रखा, सुरक्षित रखा। बिल्कुल, आपका डायरेक्शन चेंज किया उन्होंने। हाँ। घनश्याम जी साहब, कृषि के क्षेत्र में आप काफ़ी उन्नत किसान बन चुके हैं, तो आपका ऐसा कोई गुरु रहा जिन्होंने आपको मार्गदर्शन हमेशा करते रहे हैं, या शुरुआती दिनों में आपको मार्गदर्शन दिया उन्होंने, जिनको अभी भी आप याद करते हैं? देखिए, बिना गुरु का ज्ञान जो है कि कहीं किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो हमारे एक और मांझी प्रखंड के जो किसान थे बैजनाथ महतो जी, उन्होंने हमको 2014 में यहाँ से लेके छत्तीसगढ़ लेके गए। अच्छा। और वहाँ से हमने जो है कि खेती की जो बारीकियाँ हैं उसको हमने बहुत ध्यानपूर्वक वहाँ देखे, वहाँ सुने, समझे और कॉपी में लिख के लाए। और फिर 2014 से ही जो है कि हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन और पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, इसमें खेती करने का हम लोगों ने शुरुआत किया, या हम शुरुआत किए हैं। मतलब 2000 ईस्वी के बाद आप परंपरागत जो खेती थी हमारी, उससे आप चेंज होकर ड्रिप इरिगेशन की खेती की ओर मुड़े? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, वैसे ही है। 2014 से ही हम जो आधुनिक खेती है उस पर हमने तो जब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन की खेती छत्तीसगढ़ में होती थी या झारखंड में होती थी वो खेती? वो नहीं, वो पहले छत्तीसगढ़ में होती थी। अच्छा। हाँ, वो पहले से होती है। वहाँ लगभग 2000 ईस्वी आसपास से वहाँ से जो है कि ड्रिप इरिगेशन के द्वारा वहाँ बहुत बेहद मात्रा में वहाँ खेती होता है। हाँ, अच्छा। खेती होता है। तो वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके फिर रांची आए? हाँ, फिर हम रांची आए और फिर
अपने खेतों में जो है कि ड्रिप इरिगेशन लगवाए और लगाने के बाद फिर हम 2014 में ही जो है कि घर से हमें पैसा मिला और मिलने के बाद फिर हम ज़्यादा एरिया में नहीं लगा खेती किए, 1.5 एकड़ से हम शुरुआत किए ड्रिप इरिगेशन। तो जब फर्स्ट टाइम आप जो ड्रिप इरिगेशन पे खेती करना शुरू किए तो प्रारंभिक जो पूंजी थी आपकी, स्टार्टिंग पूंजी जो थी, वो सरकार की ओर से आपको एक लोन के तहत या सहायता की तरफ मिला या घर वालों ने उतना पैसा आपको सहायता के रूप में दिया? नहीं, या कुछ जमा पूंजी थी? नहीं, कुछ तो जमा पूंजी थी और जो है कि हमने घर से धान वगैरह जो था उसको बेच के और बेचने के बाद जो है कि हम ड्रिप इरिगेशन के लिए दूसरे गांव में, यहाँ से दूसरे गांव में कुछ किसानों का लगा हुआ था, उसे हम खुदाई कर करके ला के और फिर अपना खेत में लगाए हैं और जो अभी भी लगा हुआ है और उसी से हम खेती कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, ओके, मतलब किसी से मांग के लाके? हाँ, मांग के लाके और हम ड्रिप से फिर खेती शुरुआत किए हम। उस समय 1.5 एकड़ में आपने खेती जब किया, उस समय ड्रिप इरिगेशन में कितना कॉस्ट लगा होगा, कितना मेहनताना लगा होगा आपका? उस समय लगभग 60,000 रुपया हमको लगा था 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में मल्च से लेकर के गोबर पूरा करके लेबर से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का कॉस्ट हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, 60,000 रुपया लगा था। तो पहला खेती आपने क्या लगाया था उस पर? सर्वप्रथम हम 2014 में तरबूज फर्स्ट राउंड में लगाए थे और दूसरा राउंड में शिमला मिर्च और टमाटर का खेती किए थे। 2014, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 में यहाँ पे तरबूज की शायद खेती झारखंड में नहीं होती थी। नहीं, होती थी, लेकिन ओरमांझी प्रखंड में 4 ऐसे किसान थे जो कि खेती करते थे मात्र उस समय। आपसे पहले भी? हाँ, 4 किसान थे, उसमें दुबराज महतो थे, बैजनाथ महतो थे, एक राजेश्वर महतो चकला के थे और एक बालक महतो थे कुछ के, और एक मनराज 6ठा नंबर में हम शुरुआत किए थे खेती। अच्छा, तो उस समय क्या मुनाफा हुआ आपका? उस समय जो है कि मेरे यहाँ लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं था, तो उस समय जो है कि हम जनरेटर जो चला के और बोरिंग से पानी निकाल के और खेती करते थे। तो उस समय लगभग हमको तरबूज से लगभग 60,000 आसपास का हमको मुनाफा हुआ था, पूरा पूंजी खर्चा काट के। मतलब जनरेटर यूज करके? हाँ, मतलब सिर्फ तरबूज से 1 एकड़ में आपको 60,000 का मुनाफा हुआ। तो आप जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन के तरीके से खेती कर रहे हैं आप, पहले परंपरागत तरीके से खेती होती थी, आपको दोनों में कंपैरिजन करें तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ये परंपरागत तरीके से खेती हो रही थी वो तरीका, या अभी जो खेती करे वो तरीका? दोनों में डिफरेंस बताइए विस्तार से। अभी का जो तरीका है, जो अभी जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती कर रहे हैं, मल्च लगा के कर रहे हैं, इसमें है कि सर्वप्रथम है कि इसमें पानी का बचत है, समय का बचत है, लेबर का बचत है और जितने खरपतवार होती है ये सब जो है कि नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है आपको। दूसरी चीज़ रहा कि 1 साल जो वर्ष का पूरे चालने का, खुदाई करने का, जुताई करने का, ये सारा चीज़ का जो है कि बचत हो जाता है। तीसरी चीज़ हुआ कि जैसे कभी भी है कि ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है तो हम कभी भी उसमें पौधा डाल सकते हैं। अच्छा, चाहे शाम हो, सुबह हो या दोपहर हो, हम कभी भी उसमें पौधा डाल सकते हैं। लेकिन यदि हम ओपन या परंपरागत तरीके से हम खेती कर रहे हैं तो हाँ, आप शाम को ही आप पौधे को मतलब कर सकते हैं। बीजारोपण शाम को ही करना है? हाँ, शाम को करना है। दूसरी चीज हुआ कि उसमें फिर चालने का, कोड़ने का, लेबर का ये सब का खर्चा जो है कि ज़्यादा पड़ता है। और ड्रिप इरिगेशन में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने खेत रेडी कर दिया तो साल भर उसको फिर अलग से जुताई नहीं करनी है? नहीं, सालों भर जो है कि साल भर एक बार आप जुताई कर दिए तो सालों भर है कि वहाँ आपको पौधा डाल के और फिर आपको खेती वहाँ करना है। और दूसरी चीज़ हुई कि धीरे धीरे जो है कि उसमें और आधुनिकीकरण होते चली जा रही है कि जैसे मेरे मोबाइल है, एक मशीन मिलती है 3 लाख में, यदि उस मशीन को यहाँ लगा दिया जाए तो उससे है कि पूरे खेत का जो है कि मशीन के द्वारा ही हम कितना उसमें खाद चाहिए, कितना हमको पानी चाहिए, कितनी देर तक हमको छोड़नी चाहिए, वो सारा चीज़ वो मीटर एक लगा हुआ रहता है, वो बताता है। अच्छा, तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर हम मल्च के द्वारा खेती कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का हमको बचत होता है
और दूसरा चीज़ है कि इसमें जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो लग रहा है, समय समय पर जो चेंजिंग होते अपग्रेड हो रहा है। हाँ, अपग्रेड होते उसमें चले जा रहा है। तो ये अभी के दृष्टि से खेती के लिए बहुत अच्छी है ये। तो उस टेक्नोलॉजी पर थोड़ी बताइए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर होता है और 3 लाख रुपया अगर खर्च करके मीटर लगाना पड़ता है, ऐसा? हाँ, विस्तार से बताइए। हाँ, वो जो है कि एक कंप्यूटर है, जैसे वो कंप्यूटर बोल दीजिए। हाँ, कंप्यूटर से मोबाइल से लिंकेज रहता है और वो जो है कि वो बताता है कि कितनी मात्रा में हमें नाइट्रोजन की जरूरी है, कितना फास्फोरस की जरूरी है, कितना कैल्शियम की जरूरी है, कितना बोरोन यहाँ देना चाहिए। वो सारी चीज़ को बताता है। मतलब पूरा खेत का पूरा वो कैलकुलेशन कर दिया। हाँ, कैलकुलेशन करता है। और वो जो है कि एक तरह से वहाँ अगर एक ड्रम में सबको अलग अलग जगह अगर उसको रखा जाए या उसमें फिर मशीन डाल दिया जाए, पाइप डाल दिया जाए, तो जितनी उसको ज़रूरत होती है पौधा उतना ही लेता है और पौधे के पास उतना ही खाद जाता है। बाकी खाद जो है आपका फिर पड़ा हुआ रहता है, वो खाता नहीं है पौधा। अच्छा। उसको ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत है वो ले लेता है। बाकी जो खाद है, जो दवा है, वो दवा आपका फिर स्टोर रहता है। तो वो जैसे कि अगर उसमें कुछ होता होगा लिमिटेशन की 1 एकड़ में 1 मशीन लगेगा, या पूरा जितना खेती करो सब एक ही मशीन पूरा खेत को देख सकता है, वो कुछ लिमिटेशन उसका होगा? हाँ, नहीं, वो जो है कि जैसे अगर आपके एक एरिया में अगर 20 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ का आपका प्लॉट है, 100 एकड़ का प्लॉट है, तो 100 एकड़ को भी वो एक ही मशीन जो है कि पूरे कवर करता है। अच्छा। हाँ। तो वो टेक्नोलॉजी क्या झारखंड में आ चुका है? अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन आने वाला जो समय है उसमें अपडेट होगा वो। तो किसानों को और फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा उससे जो मेरा जो उत्पादन है वो उसमें वृद्धि होगा। दूसरा चीज़ होगा कि जो क्वालिटी पूर्ण उत्पादन होगा। जैसे हम खीरा हो गया, खीरा को देखते हैं कि कहीं गड्ढा है, कहीं जिस तरह क्या बोलते हैं, फूंदी साइड में आपका पतला है, एक साइड मोटा है, तो वो जो है कि कितना मात्रा में उसको कैल्शियम देना चाहिए एक अनुमानित से हम लोग डालते हैं। लेकिन यदि उसमें अगर कंप्यूटर है तो सारा चीज़ बताता है कि हमको इसमें 2 किलो का ज़रूरी है, 50 ग्राम का ज़रूरी है या 10 ग्राम का ज़रूरी है। एक सीमित मात्रा में हो जाएगा, जितना पौधे को ज़रूरत है उतना ही मिलेगा, उतना ही उसको मिलेगा। मतलब कृषि के क्षेत्र में क्रांति होने वाली है। आने वाला समय 2 चीज़ पर है, एक पानी और खाना, 2 ही चीज़ पर है। दुनिया इसी पर अब सर्च हो रही है। जब तक इंसान है इस पृथ्वी पे खाना खाएगा, जब तक इंसान तो पानी पिएगा। जैसे कि अंशु जी, आप ड्रिप इरिगेशन खेती के बारे में हमें बता रहे हैं, तो हमने सुना है कि ड्रिप इरिगेशन खेती जब कोई किसान करता है तो उसमें जो रसायन देता है या जो खाद देता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो हम दवाई छिड़काव कर रहे हैं काफ़ी महंगा है और बाकी किसानों को भी खरीदने में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो कभी आपने खुद से ईजाद करके कुछ ऐसा दवाई ने बनाई है खेत में डालने के लिए जिससे किसान को भी लाभ हो रहा है, या आप खुद इसे यूज करते हैं? जहाँ भी हमें जाने का मौका मिलता है, या तो बहुत किसान भाई मेरे यहाँ आते हैं, तो उन्हें हम जो मेरे परंपरागत तरीके से जो खाद है, जो दवा है, उसको स्वयं हम बनाते हैं। अच्छा। और खेती पर उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे अमृत पानी है, अमृत पानी बहुत आसानी से बनने वाला है। जैसे कि 10 लीटर गोमूत्र रहता है, 150 लीटर पानी रहता है और 2 केजी गुड़ रहता है। अच्छा। 5 दिन में वो तैयार हो जाता है। और उसे अगर किसान भाई अगर चलाना चाहे, अगर ओपन में खेती करता हो, तो एक पाइप के माध्यम से किसी बर्तन में उसको रख दे और उसे चलाए। या तो अगर जिस किसान के भाई के पास ड्रिप है तो ड्रिप के द्वारा 10 लीटर, 1 एकड़ में 10 लीटर जो है कि छान के और उसको चलाए, तो लगभग जो है कि जितने पोषक तत्व की पौधे को ज़रूरत होती है वो पोषक तत्व लगभग उसमें प्राप्त होते हैं गोमूत्र में। तो जैसे कि मैंने सुना है कि खेत में मैक्सिमम कैल्शियम, नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है शायद? नहीं, सही, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कैल्शियम नाइट्रोजन का जो खपत है वो अमृत जल पूरा कर सकता है? हाँ, जैसे अमृत जल जो है ना, उसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा है। जो गोमूत्र हम डाल रहे हैं, हाँ, उसमें प्रचुर मात्रा है। और उस जो वहाँ जो नाइट्रोजन का जीवाणु है, हाँ, उसको बढ़ाने के लिए हम गुड़ दे रहे हैं। अच्छा। गुड़ दे रहे हैं। गुड़ जो है कि जीवाणु का वाहक है, उसको बढ़ाता है वो।
उसका वाहक है। तो गुड़ हम डाल देते हैं। दूसरी चीज रहा कि ऊपर से भी हम अगर छिड़काव करते हैं तो एक करंज का पत्ता, नीम का पत्ता, अकोंद का पत्ता, उसके साथ साथ गोमूत्र, गोबर, टीला या बरगद पीपल पेड़ का नीचे का मिट्टी हो गया, उसके साथ साथ आपका बेसन हो गया, उसको मिला के एक मटका खाद भी तैयार किया जाता है। तो उसकी मिलाने की मात्रा क्या होती है? उसकी मिलाने की मात्रा जो है कि 5 केजी गोबर है, 5 केजी गोबर, ठीक है। हाँ, 5 लीटर गोमूत्र है, हाँ, 2 केजी करंज का पत्ता है, 2 केजी नीम का पत्ता है, 2 केजी अकोंद का पत्ता है, हाँ, और नहीं तो अकोंद नहीं मिल रहा है तो बेसरम उसको हम बोलते हैं, जो थेथर, जिसको देहाती में, हाँ, झारखंड की भाषा में उसको थेथर बोलते हैं। तो उसका भी 2 केजी मात्रा हो, और 250 ग्राम लहसुन हो गया, हाँ, 250 ग्राम मिर्च है, और 250 ग्राम अदरक है, और उसके साथ साथ टीला का मिट्टी जो है कि 600 ग्राम या बरगद पीपल पेड़ का नीचे का। इसे मिट्टी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और जितने जीवाणु से वो भरपूर होती है। क्योंकि जो जीवाणु है, जो मेरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, इसका जीवाणु जो है कि सिद्ध किया गया है या पाया गया है यहाँ पर बरगद पीपल पेड़ का नीचे का जो मिट्टी है उसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्योंकि उसमें जो जैसे पक्षी हो गया या आपका बैल बकरी हो गया, वो सब आके वहीं पर जैसे है कि छाया में रहते हैं, तो जैसे मलमूत्र त्याग देते हैं, तो उससे है कि वहाँ पर जीवाणु प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा, तो इसलिए इसका मिट्टी जो है कि सबसे उत्तम पाया गया है, सबसे अच्छा पाया गया है। बरगद का पेड़ का नीचे का मिट्टी, पीपल का पेड़ का नीचे का मिट्टी, या तो टीला का मिट्टी, और नहीं तो एक जो है कि आपका चिट्टी, चिट्टी जो मिट्टी भी निकालती है बहुत ऐसे जंगलों में, या तो बहुत टीला में, या तो मेड़ में, बहुत ऐसे मोटे मोटे जहाँ मेड़ होते हैं वहाँ बहुत चिट्टी रहती है, वो सब भी एक मिट्टी का टीला बना देता है। हाँ, टीला बना देता है। तो वो मिट्टी भी 600 ग्राम हम उसमें डाल सकते हैं, ऐड करते हैं, डाल सकते हैं। और इसको बनने के लिए जैसे जो हम पत्ती बताएं, करंज का पत्ता, नीम का पत्ता, अकोंद का पत्ता, मिर्च हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इसको जो है कि बारीकी से थोड़ा हम इसको कूट लेंगे, या तो इसको जो ओखली होता है, जो ओखली, हाँ, मसाला वाला ओखली, हाँ, ओखली होता है, उससे हम थोड़ा थोड़ा बारीकी से उसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके, और फिर एक एक करके हम उसको डालेंगे। और डालने के बाद हम इसको 10 से 12 दिन इसको हम सड़ाएंगे। एक ड्रम होना चाहिए जिसमें 40 लीटर क्षमता का पानी का जो होना चाहिए, वो ड्रम होना चाहिए, हाँ, ड्रम होना चाहिए। जो प्लास्टिक का बनाया हुआ शादी विवाह में जो मिलता है, उसको हम ऐसे करके कटिंग कर देंगे, और काटने के बाद उसमें गोमूत्र 5 केजी है, 5 केजी गोबर है, 5 लीटर गोमूत्र है, और ये जितने चीज़ जो है इस सबको मिलाने के बाद वहाँ पानी जो है कि दे देंगे। और पानी देने के बाद उसे एक कपड़ा से हमको ढकना है, या तो धोती जो हम लोग का जो झारखंड में पहनता है, जो, हाँ, उसमें क्योंकि जालीदार होने चाहिए। जो मेरे वातावरण में जितने नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, बोरोन के जितने जीवाणु हैं वो उसमें प्रवेश होना चाहिए, प्रवेश होना जाना चाहिए। और अगर छिद्र नहीं रहेगा तो प्रवेश तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए वो छिद्र होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको बनाएंगे, और उसके बाद उसकी मात्रा जो है कि 1 लीटर जो छोटा पौधा रहेगा, जैसे हम रोपाई आज कर दिए तो 1 सप्ताह के बाद उसमें हम ऊपर से छिड़काव करेंगे। उसमें जितने जो है कि कीट हैं, जैसे थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, या तो अमेरिकन बोलवर्म, जो भी कीट है, और तम्बाकू झांसा हो गया, वो कीट जो है, उस कीट के लिए जो है कि वो बहुत अनुकूलित जो है कि वो दवा है। तो उस दवा को स्प्रे करना होता है, ड्रिप में यूज करना होता है? नहीं, उसे जो है कि स्प्रे करना है, ऊपर से स्प्रे करना है। तो जो भी कीट उसमें नहीं लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। उसमें है कि आपका पानी का जो मात्रा है 14 लीटर होना चाहिए, और छोटा पौधा में 1 लीटर जो है कि जो मटका खाद जो हम बनाए हैं करंज का पत्ता, नीम का पत्ता से, वो 1 लीटर होना चाहिए। उससे 14 लीटर पानी और 1 लीटर उसको डाल के और बढ़िया से मिला के, और फिर उसको हम खड़ी फसल में, जो कि फसल लगा हुआ है, उसमें हमको छिड़काव करना है। तो मेन तो फंगस का ही इशू होता है, फंगस का टेंशन खत्म हो गया। नाइट्रोजन, कैल्शियम जो था हम लोगों ने उसका अलग से अमृत जल बना दिया, बिल्कुल। तो ये तो 2 बीमारी का आपने इलाज बताया। ऐसा, चलिए आप खेती करते हैं, काफ़ी सालों से खेती करते हुए आ रहे हैं, तो इसके अलावा कौन सा ऐसा बीमारी है जिसका
और अलग से इलाज किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए जैसे मेरे यहाँ जैसे टमाटर हो गया या तो आलू हो गया, इस सब में अगेती और पछेती झुलसा का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। जो कि हाँ, झुलसा उसको हम बोलते हैं। जैसे देखते होंगे कि थोड़ा बूंदा बूंदा करके पत्ती में छोटा छोटा छेदा हो जाता है। हाँ, छेदा हो जाता है। वो जो है कि धीरे 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 पीला होकर धीरे पूरे जो पेड़ पौधा है उसमें पूरी तरह से हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरे पौधा सड़ के और वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आसान सा है, 100 ग्राम हल्दी लेना है। अगर आप किसान के पास अगर सोए हल्दी है तो उसको छेच के और फिर उसका पानी पेस्ट बना के और उसको छान के और 15 लीटर पानी में फिर उसको मिला के और उसको छिड़काव करे। और नहीं तो किसान के भाई अगर बाज़ार में है कि 100 ग्राम का एक पुड़िया मिलता है, उसको 15 लीटर पानी में ऐसे करके मिला के और फिर उसको छान के और फिर उसका स्प्रे करे तो बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि हल्दी जो है कि किसी भी बीमारी के लिए एंटी फंगस और एंटी वायरस भी है, दोनों काम करता है। फंगस पर भी काम करता है और जो वायरस जो बाहर से जो आता है, जो हवा के द्वारा जो फैलने वाला बीमारी है, उसको भी कंट्रोल करता है वो। दूसरा एक बीमारी और मैंने देखा है कि टमाटर का लोग खेती करते हैं। हाँ, ठीक है ना, जैसे मैं भी कभी टमाटर खेती करता हूँ तो टमाटर पूरा लग गया है, फल भी देना शुरू हो गया है और जड़ से वो मरना शुरू होता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जैसे मेरे खेत में जो है कि बहुत ज़्यादा समय से जो है कि हम लोगों ने टमाटर बैंगन का खेती कर रहे हैं। तो वो एक रोग है, उकटा रोग है, जो कि है कि उसमें वो जीवाणु जनित रोग है। उसमें बैक्टीरिया रहता है। तो वो बैक्टीरिया जो है कि उस पौधे पर चला जाता है और उसका सबसे पहले उसका जड़ पर हावी होता है। और जड़ से हावी होने के बाद जो है कि वो बीमारी जो आप देख सकते होंगे कि जब फूल और फल टमाटर या बैंगन लगता है या कद्दू, जो कुकुट वर्गीय पौधा है, जो पौधा जो है कि कुकुट वर्गीय पौधा वो हुआ, जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, कद्दू हो गया, ये कुकुट वर्गीय पौधा है। तो इसमें बहुत, या मिर्चा हो गया, तीखा मिर्चा, ये सब में बहुत क्या बोलते हैं, जो कि बीज के द्वारा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रोपाई करते हैं, वो कुकुट वर्गीय हो गया। तो ये जो है कि इसमें बहुत तेजी से फैलता है। तो इसके लिए जो है कि अभी किसान भाई के पास एक दवा जो है कि उपलब्ध है, जैविक में है। वो दवा का नाम है टाइकोड्रामा। हाँ, टाइकोड्रामा है। उसको 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल के बाजार में उपलब्ध है। वो जैविक है, उसमें कोई रासायनिक का कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से उसको डाल के और फिर उसको हम स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी से धीरे धीरे करके वो निजात मिल जाता है। और एक उसका अभी जो है कि अक्सर आया है कि इस बीमारी के लिए अभी ग्राफ्टेड चला है। जो जड़ जो रहता है बैंगन में जंगली का रहता है जड़, और ऊपर में रहता है कोई भी वैरायटी को आप उसमें जोड़ दीजिए। ग्राफ्टेड का मतलब हुआ कि कलम, उसको हम लोग का देसी भाषा में कलम बोलते हैं। कलम किया, हाँ, कलम किया हुआ रहता है। तो कलम करके फिर उसका आप रोपाई कीजिए तो जो है कि रोग जो उकटा रोग लगता है वो रोग नहीं लगेगा। ग्राफ्टिंग बोलते हैं ना सर? हाँ, ग्राफ्टिंग। तो ये जो आप जो पौधा बता रहे हैं, ग्राफ्टिंग पौधा बता रहे हैं, ये क्या हमारे झारखंड में उपलब्ध है ये? हाँ, अभी जो है कि ये पौधा उपलब्ध है बहुत ऐसे जगह, जैसे मेरे पलांडू हो गया, और एक किसान पिठोरिया में भी एक किसान जो है कि वहाँ ग्राफ्टिंग कर रहा है, कलम कर रहा है और किसानों को प्रोवाइड कर रहा है टमाटर का, बैंगन का, शिमला मिर्च का, तीखा मिर्च का, जिसमें जो ये हो रहा है। जैसे अभी तरबूज भी मेरे और मांझी में बहुत तेज़ी से मर रहा है, तो उसमें भी ग्राफ्टिंग हो रहा है और मिल रहा है, जिससे कि वो नहीं मर रहा है वो। चलिए, तरबूज से एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज से 2-3 साल पहले खास करके और मांझी प्रखंड में तरबूज की खेती काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ 1-2 सालों में उसकी खेती कम होनी शुरू हो गई है। किसान भाई उसका कम खेती कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें जो विल्ट आ रहा है, विल्ट के कारण, जो बैक्टीरियल विल्ट के कारण जो है कि किसान भाई उससे थोड़ा दूर भाग रहे हैं। लेकिन हम किसान भाई को एक सुझाव देना चाहते हैं कि जो हम लोग खेती का जो प्रक्रिया है, जो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा जो किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, उसमें है कि कम से कम आपको 1 महीना खेत को छोड़ना होगा। उसमें सूरज का, जैसे हम मल्चिंग कर देते हैं तो उसमें अंदर जो है कि सूरज का रोशनी नहीं जाता है, और जिसके कारण सूरज का रोशनी नहीं जाता है, जिसके कारण हुआ कि वहाँ जितने बैक्टीरिया रहते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने के कारण जो है कि जो फसल, जो कुकुट वर्गीय फसल है, जो इसको हम बीज के द्वारा रोकते हैं, उसमें जो है कि उकटा रोग का, बैक्टीरियल विल्ट का प्रभाव
ये फ्रिजरेशन बिल्ट का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। तो आपके कहने मतलब जब हम लोग खेत में ड्रिप अलग से चेंज करें, ड्रिप लगा रहे हैं ना, तो उस समय हमें 1 महीना छोड़ना है या फिर एक फसल हटाने के बाद 1 महीना छोड़ना है उसको? नहीं, जैसे साल में कम से कम 1 महीना उसको हमको छोड़ना है, रेस्ट क्योंकि देना है। हाँ, रेस्ट देना। तो गंसू जी, आज की डेट में आप एक सफल किसान ही नहीं, एक ट्रेनर के रूप में भी हैं, जो अभी किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं और सेना के जवानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो सिलसिला चला, ट्रेनिंग का सिलसिला चला, ये कैसे आपने स्टार्ट किया और शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सर्वप्रथम जब मेरा जो है कि लाइव वीडियो चला लोगों के बीच में, अच्छा। तो पहले तो बहुत कम लोगों ने मुझे, प्रखंड से लेके जिला के लोगों ने जानकारी देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब चैनल में चला, आपका डीडी न्यूज़ में चला, अच्छा, तो चलने के बाद है कि लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने भी मेरे पास आना शुरू किया। और जैसे हम एक कृषक मित्र हैं। अच्छा। कृषक मित्र हैं, तो एक आत्मा द्वारा एक जो कि भारत सरकार के द्वारा चल रहा है, तो उसमें हम 2 गांव हमको देख रेख के लिए मिला हुआ है। एक सदमा और दूसरा है केसरबेड़ा है। अच्छा। तो वहाँ से जैसे हम ब्लॉक आना जाना करने लगे, तो वहाँ से लोगों ने मेरे पास जुड़ना शुरू हुआ। जब जुड़े तो जो है कि वहाँ से कॉलेज का जैसे हो गया, राय यूनिवर्सिटी हो गया, साईनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, उसके साथ रामकृष्ण मिशन हो गया, और बीच बीच में बिरसा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा भी वहाँ से आना शुरू हुए। और एक भारतीय आर्मी जो यहाँ पर रामगढ़ कैंट में है, तो बीच बीच में वहाँ के आर्मी भाई भी आते हैं, और उन लोगों को भी हम जैविक विधि से खेती किस तरह से की जाती है उसको हम विस्तार पूर्वक उसको हम जानकारी देते हैं। हाँ, जानकारी देते हैं उसको। तो वो अनुभव कैसा रहता आपका जब आप जब वो एक दिन याद करते हैं, जब एक ऐसा दिन था जब आप एक दिहाड़ी करने के लिए आप रांची 25 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके जाते थे, और आज अभी आपके यहाँ पे लोग दूर दूर से रामगढ़, रांची, हजारीबाग से लोग यात्रा करके आपके घर पे आते हैं, खेती सीखने के लिए आते हैं, तो वो पल कैसा रहता है आपके लिए? मन में सुकून देता है वो? देखिए, जो है कि मेरा जो लक्ष्य है कि खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना, और जागरूक के साथ उसका जीवन स्तर को सुधार करना, कि कैसे खेती से लोगों ने जो है कि खेती छोड़ के दूसरे कामों में चले जाते हैं, या तो यहाँ से बंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या दूसरे राज्य काम करने जाते हैं। तो हम जो उन लोगों को एक सलाह देते हैं कि आप लोग का जितनी जो ज़मीन है, आपके पास जितना ज़मीन है, उसी पर आप खेती कीजिए, और अच्छी तरह से आप खेती कीजिए, और खेती करके आप अच्छा मुनाफा कीजिए, और अपने साथ साथ अपने जीवन के साथ साथ दूसरे का जीवन को भी आप बदलने का काम कीजिए। और अभी तक हमने लगभग 40,000 से ऊपर किसानों को प्रशिक्षण दे के प्रशिक्षित किए हैं। और बीच बीच में मेरे यहाँ तो आते ही हैं, बीच बीच में हम उनके खेत तक जाते हैं, उनके घर तक जाते हैं, और उन लोगों को भी हम पूरी तरह से जानकारी दे के और खेती से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये बहुत ही सराहनीय आपका कदम है ये, क्योंकि अभी के युवा हैं वो बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिल नहीं रहा है, और जो परंपरागत खेती छोड़ के अगर आधुनिकीकरण से हम खेती करेंगे तो उन्हें रोज़गार का भी एक माध्यम भी आप बन रहे हैं उनके लिए, ये काबिल तारीफ़ है। अभी जैसे आप खेती की हम लोग बात कर रहे हैं, तो खेती में करने में कौन कौन सी सरकार की, भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं जो किसान के लिए लाभदायक है, उस योजना के बारे में हमें थोड़ा बताइए। अभी भारत सरकार की जो योजना चल रही है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सोलर दे रही है, सोलर ऊर्जा दे रही है। और एक है पीएम किसान योजना, जो पीएम किसान योजना, हाँ, जो कि 6,000 साल में किसानों को देती है, 3-3 माह के अंतराल पर देती है भारत सरकार। उसके साथ मिलेट मिशन के तहत जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो मिलेट जो मोटा अनाज है, जैसे मड़ुआ हो गया, उसके साथ कोदो हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, और एक झारखंड में चलता है, एक बहुत आयत मात्रा में होता है गोंदली, जो गोंदली, हाँ गोंदली,
जो कि वो जो है कि बहुत ऐसे बीमारी को दूर भगाने का काम करती है। तो उसके लिए भारत सरकार जो है कि प्रति एकड़ 3,000 रुपया के हिसाब से किसानों को दे रही है। और राज्य सरकार जो है कि वो भी योजना निकाली है, वो भी सौर ऊर्जा जो है कि दे रही है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए एक टोली के माध्यम से वो दे रहे हैं। उसका नाम है किसान समृद्धि योजना, जो कि वो योजना भी राज्य सरकार की चल रही है अभी, और वो भी किसानों को दे रही है। और एक टोली रहता है और टोली में ही मशीन वगैरह सारा चीज़, सोलर भी सिस्टम लगा हुआ रहता है, और किसान एक जगह से 2 जगह 5 जगह 10 जगह जहाँ भी उसको ले जाना है, जहाँ उसका खेत है वहाँ तक पटवन के लिए वो ले जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आप कृषक मित्र भी हैं, तो कृषक मित्र के तौर पे आप राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई सुविधा है जहाँ पे आपको राज्य सरकार या भारत सरकार आपको बीच बीच में बीजा दे रही हो, या कोई ऐसा कोई उपकरण दे रहा हो किसान भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या ऐसा कोई सहयोग दे रहा हो आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से अभी किसानों को जैसे है कि सौर ऊर्जा जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की है, हमने जहाँ पर जैसे भारत सरकार की जितने हैं उसके पोर्टल पर हम ऑनलाइन करवा देते हैं किसानों को। और अभी जो है कि किसान ड्रिप इरिगेशन दे रही है। अच्छा। किसानों को जो है कि 10% देना है और 90% जो है कि भारत सरकार देती है। हाँ। और राज्य सरकार भी 90% देती है किसान समृद्धि योजना के लिए। बाकी पैसा सरकार वहन करती है। और जैसे मशीन हो गया, उसके साथ साथ जैसे देखने के लिए, प्रोडक्शन देखने के लिए, जैसे है कि बीज मूंग हो गया, उसके साथ साथ मड़ुआ हो गया, चना हो गया, धान हो गया, इस सब का ग्राम वाइज जैसे बहुत ऐसे किसान ब्लॉक से चुन के दिया जाता है कि इस गांव में आदिवासी भाई लोग हैं या तो पिछड़ा गांव है, तो वहाँ खेती करने के लिए बीज, खाद, दवा ये सब देती है, तो उसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो गंसू जी, आपसे हम आखिरी सवाल करेंगे कि आज के युवा जो नौकरी के तलाश में, जैसे आपने बताया कि लोग बेंगलोर, दिल्ली, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अपने रोज़गार की ज़रूरत है, आप खेती के माध्यम से वो कैसे खेती करें और इसका फ्यूचर कैसा है खेती में, वो थोड़ा विस्तार से बताएं, और जिससे वो अपना करियर कृषि में भी बना सकते हैं। अभी जो है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने जो ड्रिप इरिगेशन दे रही है और सोलर सिस्टम दे रही है, तो एक पटवन का साधन भी दे रही है, दूसरा है कि आपको किसान भाइयों को जो है कि ड्रिप दे रही है, तीसरी चीज़ जो है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूंजी भी दे रही है। अच्छा। हाँ, 1.5 लाख तक बिना गारंटर का केसीसी लोन भी दे रही है। तो जो भी किसान भाई बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं या तो दूसरे देशों में भी जाते हैं जो किसान भाई, तो उनसे हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अपने ज़मीन पर खेती कीजिए। और आज जो भी फसल आप उनको चयन करना हो, टमाटर हो, बैंगन हो, या तो फल का जो खेती करना हो, पपीता है या तो तरबूज है, खरबूज है, इस सब का खेती करके वो जो है कि एक अच्छा जो है कि पैसा कमा सकता है। और दूसरा है कि जैविक विधि से जो खेती करेगा, तो जब तक किसान भाई अगर लागत में कमी नहीं आएगा तो मुनाफा उसको नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। इसलिए हम जो भी किसान भाई जहाँ भी हम प्रशिक्षण देने जाते हैं या मेरे यहाँ आते हैं, तो उन्हें हम सलाह देते हैं कि सर्वप्रथम आप लागत को कमी कीजिए। जब तक आप लागत को नहीं कमी कीजिएगा, आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और अगर जो किसान भाई, अगर एक किसान खेती कर रहा है और एक किसान अगर खेती छोड़ के भाग जाता है, तो सैकड़ों किसान के लिए वो हानिकारक बन जाता है, इसलिए कि वो खेती कर रहा था और छोड़ के भाग गया। इसलिए हम उस किसान तक जाते हैं, और कहीं भी हम जब ट्रेनिंग देने जाते हैं या तो मेरे यहाँ आता है, तो हम एक ही किसान पर हम फोकस रखते हैं। इसलिए किसान पर फोकस रखते हैं, यदि किसी गांव में या 5 गांव में 10 गांव में अगर एक किसान जग गया तो 100 किसान को खुद अपने आप जगा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख के लोग खेती करेंगे। देख के ही खेती करता है। और हमारा एक है जो मेरा भारत का जो कल्चर है, कहते हैं कि भारतीय किसान भेड़िया धसान है, जिधर ये किसान चलता है एक साइड चलता है। बिल्कुल। हाँ, तो एक ही साइड चलता है। अगर आप कितनों उसको समझा लीजिए कि ये चीज़ का खेती कीजिए, ऐसा कीजिए, वो समझेगा नहीं। इसलिए कि वो अगला को देखता है कि इस तरह से वो खेती कर रहा है और तो हम भी वैसे खेती करेंगे, वैसे खेती करेंगे, उतना उसको पैसा मिल रहा है, तो उसी में हो जाएगा।
तो अगंशु जी एक सवाल और ऐड करेंगे हम लोग। जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार हमें कृषि ऋण दे रही है, बीजा दे रही है, सोलर दे रही है खेती करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो हमें जो लगता है वो है कि आपने अच्छा अनाज उगा लिया, अच्छा फसल उगा लिया, उसको बेचेंगे कहाँ? क्या हमें जितना हमने पूंजी लगाया है क्या उस लागत पर हम सब्ज़ी बेच पाएंगे? दूसरा चीज़ ये भी मैंने देखा है कि अगर आपने टमाटर की आपने बात की, बैंगन की बात की, जितना कॉस्ट पे हम लोग उसको बीजा खरीद के आ रहे हैं उससे काफ़ी कम मात्रा में, कभी ऐसा 2 रुपये या 50 पैसे भी हमें टमाटर बैंगन बेचना पड़ता है। उस समय किसान क्या करे, या उसके लिए सरकार की क्या योजना है? सरकार जो है कि इसके लिए जो है कि कोल्ड स्टोरेज इसका व्यवस्था करे, और जैसे जो लंबा समय चलने वाली है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, आलू है, ये सब तो स्टोरेज किया जा सकता है। लेकिन जैसे टमाटर हुआ, तो टमाटर भी अभी के दौर में जो है कि अगर सरकार जो अभी जो हमारी सरकार है, झारखंड में सरकार है या भारत सरकार जो है, तो वो सरकार जो है कि कोशिश करे, जो किसान का सबसे बड़ा चीज़ है, और बहुत अच्छा चीज़ आपने मुद्दा उठाया है कि जो हम अगर उत्पादन कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो इतना निम्न रेट रहता है, इतना कम दाम रहता है कि हमको टमाटर हो, बैंगन हो या गोभी हो, फूल या पत्ता गोभी हो, उसको हमको फेंक के आना पड़ता है। यदि किसान भाइयों का इस जो दुख दर्द है, इसको अगर मेरी सरकार समझे, जो हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो यहाँ जो है कि अगर 4-5 क्या बोलते हैं पंचायत में जैसे मेरे यहाँ जैसे कुच्चू हो गया, या हम लोग 4 पंचायत के बीच में हिंदबिली, सदमा, चंद्रा और कुच्चू, एक हो गया कुकुई हो गया, ये पंचायत के बीच में अगर यदि एक कोल्ड स्टोर का व्यवस्था किया जाए, जो जिसको हम रख के 10 दिन, अगर 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक है कि रेट ऊपर बढ़ जाता है, तो उसको हम रखेंगे, तो फिर जो है कि जो रेट का जो हमारा समस्या है वो मेरा लेवल रहेगा। मान के चलिए कि कभी हम 80 रुपये प्याज खाते हैं, तो कभी हम 10 रुपये ऐसे फेंक के भी 8 रुपये बेच के आते हैं। हाँ, बेच के आते हैं। तो इस तरह से जो एक ऊपर नीचे का जो भाव है, तो उसे किसान जो है कि जो हम खेती छोड़ के जो किसान भाई बाहर जा रहे हैं या दूसरे कामों में जाते हैं, या तो क्या बोलते हैं मजदूरी करने जाते हैं, वो किसान मजदूरी ना करके एक मालिक बन के रहेगा, एक किसान बन के रहेगा। और इसके साथ साथ अगर सरकार अगर चाहे तो मार्केट का ही व्यवस्था कर सकता है, जहाँ दूसरे जगह से व्यापारी आए और वहाँ से सामान लेके जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ, ये देखिए एक लाइन जो है कि आप बहुत अच्छे याद करा दी मेरे को। जिस देश में मुझे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, उस देश में जो है कि यहाँ का किसान ये सिर्फ अगर मक्का का एक्सपोर्ट करे, हम दूसरा चीज़ का नहीं बोलते हैं, सिर्फ अगर मेरे राज्य या मेरे देश के किसानों ने अगर मक्का का एक्सपोर्ट करे, यहाँ से अगर भेजे उस देश में, जहाँ हम गए थे इजराइल, वहाँ तो सिर्फ बालू ही बालू है, और जो है कि वो मक्का जो है कि 240 रुपया में एक मक्का बिकता है। मेरे यहाँ वो मक्का 5 रुपया से 10 रुपया में बिकता है। वही मक्का जब आपका इजराइल चला जाता है तो 240 रुपया में एक मक्का का भुट्टा बिकता है। तो अगर इस तरह से अगर करे, जो कि बहुत चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा है, कद्दू का हो रहा है, कोहड़ा का हो रहा है, तरबूज का हो रहा है, इस वर्ष 2025 में लगभग मेरे यहाँ से जो है कि दूसरे अफ़गानिस्तान और दूसरे देशों में जो है कि तरबूज गया। तो इस तरह से जो है कि यहाँ से अगर दूसरे देशों में जा रहा है और वैसा करेगा, तो यहाँ का किसान का दिन दूनी रात चौगुनी जो है कि यहाँ का आय जो है कि वृद्धि होगा। अभी तक आप कृषि के क्षेत्र में जैसा आपने काफ़ी ट्रेनिंग लिया है, और मैंने सुना है जैसे अभी बता रहे थे आप इजराइल में गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, तो इजराइल के साथ साथ और कौन कौन सा कंट्री गए हुए हैं आप ट्रेनिंग के लिए? उसे हम लोगों ने फ़लस्तीन, हाँ, इजराइल के साथ साथ हम लोग फ़लस्तीन भी गए थे। वहाँ दोनों देशों में हमने देखे कि इजराइल जो है कि बहुत छोटा देश है, लेकिन उसमें पानी जो है कि वहाँ कहीं नदी जो है कि कहीं नहीं है। वहाँ जो है कि जो खारा पानी है समुद्र का, उसको मीठा पानी में तब्दील करता है, और उससे वो खेती करता है, और वो खेती करने के बाद जितना वो उत्पादन करता है उसका 90% दूसरे देशों पर वो भेजता है। और एक आय का जो स्रोत है इजराइल का, वो कृषि से ही है। और जो मेरा जो ड्रिप इरिगेशन है वो इजराइल का ही देन है, कि वहीं से जो है कि वो आया है।
किसान भाइयों का एक समस्या है, जो भी मल्चिंग के द्वारा जो वो फसल जो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो मल्चिंग बच जाता है, उसका जो है कि एक डहू गांव में उसका जो है कि रिसाइकल के लिए एक महिला समूहों के द्वारा एक जगह निश्चित किया गया है, जहां पर किसान भाई जो मल्चिंग है उसको वहां भेजवा के और फिर से वो पुनः तैयार होकर रिसाइकल होके फिर किसान का काम आता है। तो किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि महिला समिति के माध्यम से, समूह के माध्यम से, या तो अपने से भी जमा करके और डहू जो गांव है वहाँ टेम्पू से या तो कोई भी चीज़ से वहाँ पहुँचाया जाए, तो वहाँ वो जो है कि 10 रुपये केजी जो कि वो खरीदती है वेस्टेज सामान को। तो ये भी एक किसानों का जो बहुत बड़ा इससे नुकसान होता है। जो प्लास्टिक जहाँ पर हो जाता है वहाँ जो है कि मिट्टी जो है कि एक तरह से ख़राब हो जाती है, वहाँ जड़ नहीं नीचे तक जाती है, वहाँ से खाना नहीं पौधा उठा सकती है। तो इस तरह से जो है कि उसको उठाने के लिए एक तरह से जितने मल्चिंग है उसको वहाँ डहू गांव जो है वहाँ पहुँचा सकती है, और वहाँ से उसे 10 रुपये केजी के हिसाब से पर केजी उसे मिल भी जाता है। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अच्छा मुहिम है, तो इससे बहुत अच्छी होगी। तो गंसू जी, आपने कृषि क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया है और बाकी किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इसके लिए सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन आपको मिला है? इस वर्ष जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड भी हमें मिला है। चलिए, बधाई हो आपको। हाँ, और 2002 में भी हमें झारखंड सरकार अवार्ड दिया था। 2019 में भी हमें अवार्ड दिया था, जो कि हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी हैं, उस समय झारखंड के राज्यपाल थे, तो उन्हीं के हाथों हमें 2 बार जो है कि राज्यपाल के द्वारा 2 बार हमें सम्मानित भी हुआ है। चलिए, और एक आखिरी सवाल, अभी के डेट में आप कितने एकड़ में खेती करते हैं और उससे कितनी वार्षिक आपकी आय हो रही है? अभी जो है कि लगभग हम 7 एकड़ में जो है कि फल और सब्जी का खेती कर रहे हैं, और लगभग 2024 में आपका लगभग 60 लाख प्लस का हमने सब्जी का जो है कि बिक्री किए हैं, फल सब्जी का। तो वो 60 लाख है, वो आपके खर्च हटा के 60 लाख है या टोटल आपने सेल उतना का 60 लाख है? नहीं, टोटल जो मेरा टर्नओवर है पूरा सेल है, उसमें खर्चा जो है कि उसी में है सब। अगर खर्चा हटा दिया जाए तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है? और लगभग 30 लाख के आसपास मेरा सालाना जो है कि आ जाता है नेट प्रॉफिट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी किसान के पास अगर 7 एकड़ का ज़मीन अगर है और सही ढंग से अगर खेती करे तो 30 से 40 लाख रुपया वो अर्न कर सकता है। हाँ, वो सालों भर कर सकता है। और दूसरी चीज़ रहा कि जो है कि आप किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रह के अपने आप पर एक आत्मनिर्भर बिल्कुल बन सकते हैं। ये जो माई माटी चैनल है, इसके द्वारा जो मेरा अनुभव जो हम बताए, अगर इस अनुभव आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब और जो है कि लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी जो है कि हम दिए हैं, और आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। ये नहीं अच्छा तो सवाल ही नहीं है कि नहीं अच्छा लगेगा जो किसान भाई को, और जो नहीं खेती करते हैं उससे भी अच्छा लगेगा। और ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा आप लोगों ने। और मेरा नंबर है, जब भी कभी अगर कृषि संबंधी किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी की ज़रूरत होगी तो मेरा नंबर है 90 65 22 44 75, और एक नंबर है 7667016860। ये मेरा 2 नंबर है। आप कभी भी 24 घंटा हमें फ़ोन से या तो व्हाट्सएप से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ से भी आपको जुड़ना हो ज़रूर जुड़िएगा। और ये थे हमारे सफल किसान श्री गंसू महतो जी। तो इन्होंने हमें बताया कि अगर कोई किसान, अगर आपके पास खुद की खेत है तो आप खेत को बंजर ना रख के उस पर खेती करें। उसके लिए सरकार की ओर से हमें ड्रिप इरिगेशन की सुविधा मिल रही है, जहाँ 90% का सब्सिडी है। खेती के लिए आपको बिजली की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सोलर पैनल दे रही है PM कुसुम योजना की ओर से। आपके पास पैसा नहीं है, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड दे रही है। अगर आपके पास बीजा नहीं है तो आपके पास किसान मित्र की ओर से, सरकार की ओर से बीजा दिया जा रहा है।
और आपके पास अगर आपको लगता है कि हमें जानकारी नहीं है किस टाइम में कौन सी फसल बुआना है, कहाँ बेचना है, तो उसके लिए गंसू जी हमारे साथ हैं, ये आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है, इनके यहाँ आना है, इनके यहाँ आइए, अपना खेती की ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि आप इनकी ज़रूरत है, ये आपके खेत पे जाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे। तो इनसे अच्छा लगा हमें मिल के। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सुदूर गांव में रहते हुए भी सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। 3 से 4 बार मुझे लगता है कि इनको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ किसान के अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, मिला हुआ है। और काफ़ी मीडिया चैनल हैं जिन्होंने इनको कवरेज किया है। इवन की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हमारे रांची झारखंड में है, उनके बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, सीखने आते हैं, प्लस एज ए गेस्ट फैकल्टी उनके यहाँ जाते हैं। और सरकार समय टू समय इनको अलग देशों में भेजती है। इनके जैसे आप भी किसान बन सकते हैं। सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। आप दूसरे जगह ना जाके आप खुद भी खेती करें और दूसरे किसानों को भी जगाएं। और जैसे बोलते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इस देश को कृषि प्रधान देश बनाए, उन्नत तकनीकी के साथ खेती करें और अपना आय में वृद्धि करें। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात। तो अगले वीडियो में एक सफल किसान, एक सफल व्यवसायी से हम लोग मिलेंगे। हम प्रेरणा का ऐसे किसान हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि हमें स्वयं अपने बलबूते पे, किसी और के बलबूते पे नहीं, कहीं नौकरी नहीं हमें करनी है, खुद से भी अपना एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और हम लोग 30 से 40 लाख रुपया खुद से भी कमा सकते हैं अपने बलबूते पे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।